रात के करीब 9 बज रहे थे। चारों तरफ इतना सन्नाटा था कि साइकिल के टायरों के नीचे कुचले जाने वाले सूखे पत्तों की आवाज भी किसी धमाके जैसी लग रही थी। कबीर, जो अपने दफ्तर के काम से रामपुर की ओर जा रहा था, उसने एक बार रुककर आसमान की तरफ देखा। आसमान का रंग गहरा स्लेटी हो चुका था, जैसे किसी ने नीले कैनवास पर काली राख बिखेर दी हो। हवा, जो कुछ देर पहले तक चल रही थी, अब पूरी तरह थम गई थी। वह सन्नाटा, वह बहुत डरावना था। कबीर को एहसास हो गया था कि कुदरत किसी बड़े तूफान की तैयारी कर रही है। धत तेरे की, अभी तो रामपुर कम से कम 10 कोस दूर है। अगर यहीं फंस गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। हाथ में इतना कैश है, ऊपर से ये सुनसान रास्ता। भगवान, बस सही सलामत पहुंचा देना। उसने अपने पैरों की पूरी ताकत पैडल पर लगा दी। साइकिल की चेन से आने वाली कचर कचर की आवाज उस सन्नाटे को चीर रही थी। तभी अचानक बिजली कड़की। एक पल के लिए पूरा आसमान दूधिया रोशनी से नहा गया और अगले ही पल मूसलधार बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि सामने का रास्ता किसी सफेद चादर के पीछे छिप गया। कबीर की आंखों में पानी चुभने लगा। उसे सामने एक विशाल पुराना बरगद का पेड़ दिखाई दिया। बिना सोचे समझे उसने अपनी साइकिल मोड़ी और उस घने पेड़ के नीचे जा खड़ा हुआ। लेकिन बारिश का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा था। ठंडी हवाएं उसके शरीर को चीर रही थीं। वह कांप रहा था। हे ईश्वर, रक्षा करना, ये तूफान थम जाए बस। करीब आधे घंटे बाद बारिश कुछ कम हुई, लेकिन सड़क का नजारा बदल चुका था। हर तरफ कीचड़ और टूटी हुई टहनियां थीं। कबीर ने साइकिल घसीटना शुरू किया। चलते चलते उसे एहसास हुआ कि जिस रास्ते पर वह है, वहां बिजली के खंभे नहीं हैं। वह रास्ता भटक चुका था। तभी धुंध के बीच उसे एक काली परछाई नजर आई। वह परछाई सड़क के किनारे एकदम स्थिर खड़ी थी। कौन है वहां? परछाई हिली। धीरे धीरे एक आदमी रोशनी के घेरे में आया। उसका चेहरा पीला था और आंखें धंसी हुई थीं। उसने एक पुराना सा कपड़ा पहना था। लगता है परदेसी हो बाबू, रास्ता भटक गए हो क्या? जी, मुझे रामपुर जाना था, पर समझ नहीं आ रहा मैं कहां आ गया हूं। रामपुर? बाबू, उस रास्ते पर तो 2.5 क्विंटल का पेड़ गिर गया है। रास्ता पूरी तरह बंद है। अब तो कल सुबह से पहले वहां कोई परिंदा भी नहीं जा पाएगा। अब मैं क्या करूंगा? इतनी रात को कहां जाऊंगा? फिक्र मत करो, यहीं पीछे मेरा घर है और आगे मेरी छोटी सी चाय की दुकान। आइए, फिर से बारिश शुरू होने वाली है। कम से कम सिर ढकने की जगह तो मिल जाएगी। कबीर के पास कोई चारा नहीं था। वह उस अनजान आदमी के पीछे पीछे चल दिया। चलते वक्त कबीर को एक अजीब सी गंध आई, जैसे कहीं कुछ जल रहा हो, मांस या कपड़ा। वह समझ नहीं पाया। थोड़ी दूर चलते ही एक पुराना पेड़ दिखाई दिया। उसके ठीक नीचे एक कच्ची झोपड़ी थी। झोपड़ी के पीछे एक छोटा सा मकान था। दुकान के बाहर एक पुरानी लालटेन जल रही थी, जिसकी लौ अजीब तरह से स्थिर थी, मानो हवा का उस पर कोई असर ही ना हो। पधारिए बाबूजी, यही मेरी छोटी सी दुनिया है। बैठिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय बनाता हूं। कबीर एक लकड़ी के स्टूल पर बैठ गया। उसने गौर किया कि दुकान में चाय बनाने का सामान तो है, पर सब कुछ बहुत पुराना और धूल से भरा लग रहा था। माधव भाई, इतनी सुनसान जगह पर आपकी दुकान चलती कैसे है? यहाँ आता कौन है? पहले यहाँ बसें रुकती थीं बाबू, बहुत रौनक रहती थी। पर अब बस आप जैसे मुसाफिर कभी कभार आ जाते हैं। माधव ने चाय का गिलास कबीर की ओर बढ़ाया।
कबीर ने जैसे ही गिलास पकड़ा, उसे माधव की उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी लगीं। कबीर के अंदर एक बार फिर सिहरन दौड़ गई। लेकिन कबीर फिर भी दुकान के भीतर रखे लकड़ी के बेंच पर बैठा था। बाहर फिर से बादलों ने गर्जना शुरू कर दी थी। हवाएं अब झोपड़ी की कच्ची छत को हिला रही थीं, जिससे एक अजीब सी चरमराने की आवाज आ रही थी। माधव चूल्हे के पास खड़ा था। आग की मध्यम रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे उसकी परछाई दीवार पर किसी दैत्य की तरह लंबी और डरावनी दिख रही थी। कबीर का ध्यान बार बार उस लालटेन की ओर जा रहा था, जिसकी लौ बाहर चल रहे तूफान के बावजूद पत्थर की तरह थमी हुई थी। माधव भाई, मौसम तो बहुत खराब है। क्या मुझे यहाँ रुकने में कोई परेशानी तो नहीं होगी? मेरा मतलब है, आपकी पत्नी या परिवार। परेशानी नहीं बाबूजी, मेहमान तो भगवान का रूप होता है। रही बात परिवार की, तो मेरी पत्नी तारा यहीं है। वो बस थोड़ी शर्मीली है। वो अभी आपके ठहरने का इंतजाम कर देगी। अचानक झोपड़ी के पास एक औरत की परछाई उभरी। वह तारा थी। उसने अपने सिर पर पल्लू को इतना नीचे खींच रखा था कि उसका चेहरा पूरी तरह ढका हुआ था। वह एक कोने में जाकर खड़ी हो गई। तारा, बाबूजी के लिए बिस्तर लगा दो। आज रात ये यहीं रुकेंगे। तारा ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस धीरे से मुड़ी और जमीन पर एक पुरानी दरी बिछा दी। उसके हिलने डुलने का तरीका बहुत अजीब था, जैसे उसके शरीर में हड्डियां ही ना हों। जब वो बिस्तर बिछाकर जाने लगी, तो तेज हवा के एक झोंके ने उसके पल्लू को थोड़ा सा खिसका दिया। कबीर की नजर उसकी गर्दन पर पड़ी। वहां एक गहरा काला निशान था, जैसे किसी ने वार किया हो। कबीर के हलक से चीख निकलते निकलते रह गई। उसने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं। क्या हुआ बाबू? आप कांप क्यों रहे हैं? ठंड लग रही है क्या? नहीं, बस थकान है। मैं लेटना चाहता हूं। रात गहराती जा रही थी। कबीर बिस्तर पर लेटा था, लेकिन उसकी नींद उड़ चुकी थी। झोपड़ी के बाहर पेड़ पर बैठा एक उल्लू रह रहकर डरावनी आवाजें निकाल रहा था। तभी कबीर को लगा कि कोई उसे पुकार रहा है। एक सुबकने की आवाज, रोने की आवाज। उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। जो उसने देखा, उसे देखकर उसका दिल बैठने लगा। झोपड़ी की छत से एक परछाई लटक रही थी। एक आदमी की लाश, जिसके गले में मोटी रस्सी थी और वह धीरे धीरे हवा में झूल रहा था। लाश के पैर कबीर के चेहरे से बस कुछ ही इंच ऊपर थे। बचाओ माधव भाई, देखो वहां क्या है। कबीर हड़बड़ाकर उठा और बाहर की ओर भागा। बाहर आंगन में माधव एक टूटे हुए मचान पर बैठा था। वह बहुत शांत था, जैसे उसे कुछ सुनाई ही न दिया हो। क्या हुआ बाबू? कोई बुरा सपना देख लिया क्या? इस उम्र में अक्सर मन भटक जाता है। वहां अंदर कोई लटका हुआ है, मैंने अपनी आंखों से देखा। वहां कोई नहीं है बाबू, बैठिए मेरे पास। रात अभी बहुत लंबी है, नींद नहीं आ रही तो चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। यह कहानी इस दुकान की है और उस खौफनाक रात की जिसने सब कुछ राख कर दिया। माधव ने आसमान की ओर देखा और कहानी सुनानी शुरू की। 3 साल पहले यहां एक हंसता खेलता परिवार रहता था। चाय की दुकान अच्छी चलती थी। माधव अपनी पत्नी तारा से बहुत प्यार करता था। तारा इतनी सुंदर थी कि पूरे इलाके में उसकी चर्चा थी। लेकिन सुंदरता ही कभी कभी श्राप बन जाती है। गांव का एक अमीर और रसूखदार आदमी विक्रम अक्सर यहां आता था। उसकी नजर तारा पर थी। माधव सीधा साधा था, उसे कुछ समझ नहीं आता था। एक रात जब माधव शहर सामान लेने गया था,
तभी तूफान आया, बिल्कुल आज जैसा ही। माधव जल्दी लौट आया क्योंकि उसे तारा की फिक्र थी। जब वो घर पहुंचा तो उसने देखा कि विक्रम अंदर था। तारा रो रही थी। माधव का खून खौल उठा। गुस्से में उसने पास पड़ी कुल्हाड़ी उठा ली और उस रात उस झोपड़ी में 3 लाशें गिरी थीं। पहले माधव ने गुस्से में तारा पर वार किया, फिर उसने विक्रम को मौत के घाट उतारा। और जब उसे एहसास हुआ कि उसने क्या कर दिया है, तो उसने उसी के बीचों बीच रस्सी का फंदा बनाया और खुद को फांसी लगा ली। कहानी खत्म होते ही अचानक हवा बंद हो गई। कबीर का शरीर पसीने से भीग चुका था। उसे एहसास हुआ कि जो आदमी उसके सामने बैठा है, उसकी परछाई जमीन पर नहीं बन रही थी। तो तुम कौन हो? मैं वही माधव हूं बाबू, जो 3 साल से यहां किसी मुसाफिर का इंतजार कर रहा है ताकि मेरी कहानी कोई सुन सके। कबीर पीछे की ओर हटा, लेकिन उसका पैर किसी चीज से टकराया। उसने नीचे देखा। वहां उसका बैग पड़ा था, जो पूरी तरह से खून में सना हुआ था। तभी पीछे से तारा की आवाज आई। बाबूजी, आपने मेरा चेहरा नहीं देखा? जैसे ही कबीर पीछे मुड़ा, तारा ने अपना पल्लू हटा दिया। उसका चेहरा आधा जला हुआ था और गर्दन से अब भी खून बह रहा था। कबीर की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। सूरज की पहली किरण के साथ कबीर की आंखें खुलीं। वह सड़क के किनारे पड़ा था। सामने न कोई मकान था, न कोई दुकान। वहां सिर्फ एक जला हुआ पेड़ था और उसके नीचे कुछ पुरानी हड्डियां और एक सड़ा हुआ बैग पड़ा था। कबीर ने अपनी साइकिल उठाई और बिना पीछे देखे वहां से भाग खड़ा हुआ। लेकिन आज भी जब कभी बारिश होती है और बिजली कड़कती है, उसे अपने कानों में वही घुंघरुओं की छन छन सुनाई देती है। तो दोस्तों, क्या वह सिर्फ एक भ्रम था या उन रूहों की पुकार? कमेंट में जरूर बताएं।